वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक। और चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीपल एज रिसोर्स। तो इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे ख़त्म। तो चलिए देखते हैं तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स। चलिए देखते हैं। पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो काम कर रहे हैं, काम के सिलसिले में जो जितने सारे लोग हैं, इन सबको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। बाई कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी द ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। और उसकी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। जैसे कि कुछ भी ग्रो करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो हम जब तक किसी चीज़ को यूज़फुल नहीं समझेंगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब तक हम उसे यूज़फुल नहीं समझते तब तक कोई वैल्यू नहीं होती, हमें पता है। जब हम उसे यूज़फुल समझेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तभी उसकी वैल्यूज़ होती है। इसीलिए इसमें कहा गया जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्सेज इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। Any other resource become useful only because of the input by the human resource। कोई भी जो भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स है तभी यूज़फुल होता है जब तक हम उसमें इनपुट डाल के उसको यूज़फुल ना बनाए। अब आपको दे दिया गया ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे दिए गए, चिप वगैरह दे दी गई। अगर आप लैपटॉप बनाते ही नहीं तो उन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से इतना दिमाग लगा के उसको कन्वर्ट नहीं करते लैपटॉप से, फिर लैपटॉप जैसी चीज़ों को कन्वर्ट नहीं करते फ़ोन पे, तो कैसे ये सब यूज़फुल बनता। आपको पता होगा कंप्यूटर्स पहले सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होते थे। हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आज आप छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स की हेल्प से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट जो हम ह्यूमन कैपिटल पे करते हैं वही वैसे वो भी हमें रिटर्न प्रोड्यूस करवाता है जैसे कि हम किसी और रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का हम करते हैं? एजुकेशन का, ट्रेनिंग का और ह्यूमन कैपिटल का। नो, नॉट ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का एंड हेल्थ केयर का। अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजुअली अर्न बेटर देन अ अनएजुकेटेड पर्सन। अब जो पढ़ा लिखा इंसान है उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो। एक ना समझ अनपढ़ इंसान से ज़्यादा तो कमाता ही है। मोर ओवर अ हेल्दी पर्सन इज़ मोर प्रोडक्टिव। और एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, आप बीमार पड़ते रहोगे तो आप जा नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कोई यूज़फुल रिसोर्स तो हुए ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की यहाँ कुछ इमेजेस हैं। Educated parents understood the value of education and hence invest in their child's education to secure a better future for the child। अब जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि एजुकेशन के वैल्यू उन्हें पता है, तो अब वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स पर डलवाते हैं ताकि उनका एक बेटर फ्यूचर वो सिक्योर कर सकें। Educated parents also take extra care of the health and nutrition of their child। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्हें पता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन भी कितना ज़रूरी है, तो वो अपने बच्चों के अच्छी तरीके से केयर करते हैं इन दोनों चीज़ों में भी। दिस क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। और यही एक अच्छा वर्चुअस साइकिल बनाता है जिससे कि हम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर अनेबल टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। और जो अनएजुकेटेड होते हैं वो सब ये सब नहीं कर पाते हैं। This creates a vicious cycle in which the coming generation is often forced to remain none poor। तो इसकी वजह से वो लोग गरीब रह जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। अब वो जो काम करते हैं वो किस टाइप के करते हैं, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। तो हम इसको 3 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी। तो क्या होते हैं ये, चलिए देखते हैं। टेरिटरी एक्टिविटी जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग ले लो आप, ट्रांसपोर्ट ले लो, फाइनेंस ले लो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज कम अंडर टेरिटरी एक्टिविटीज़। इस टाइप के जो सर्विसेज होते हैं ये सारे टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आते हैं।
तो अब देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। इसमें हम इनपुट डालते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वारिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। नेचुरल रिसोर्सेज आर जस्ट एक्सट्रैक्टेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें बस हम नेचुरल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा इनपुट डाल के आप खेती करने जाते हो तो आप नेचुरल चीज़ों को ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा कुछ इनपुट डाल दिया आपने, सीड्स डाल दिए, वाटर डाल दिया, सब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके आप उसी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और अच्छे वे में। अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हम जब कोई चीज़ बन गई, मान लो ग्रेन्स आपने प्रोड्यूस कर लिया, ये सब बन गया, या फिर आपने कॉटन ग्रो कर लिया। अब कॉटन वगैरह को जब हम क्लॉथ में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो यूज़फुल नहीं होता। आप कहोगे हॉस्पिटल्स में तो यूज़ होता है कॉटन, हाँ, लेकिन वो कुछ ही चीज़ों में यूज़ हो सकता है ना। लेकिन क्लॉथ बन जाएगा तो हर इंसान उसे ले सकता है। तो इसीलिए जब तक हम उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के उसको मैन्युफैक्चर करके और यूज़फुल नहीं बनाते, तब तक उसका कोई वर्क उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हम मैन्युफैक्चर ही करते हैं। अब देखते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। हमने टेरिटरी देख लिया, प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया। अब मार्केट एक्टिविटीज़ देखते हैं। When some product or service is produced to be sold in the market, it is called market activity. अब जब कोई प्रोडक्ट बन गया मैन्युफैक्चरिंग के बाद या फिर सर्विसिंग के बाद, तो अब उसको मार्केट में बेचना भी तो होगा। आपने कॉटन से क्लॉथ बना दिया, ठीक है, बना दिया, ऐसे रखा रहने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसको मार्केट पे जाके उसको एडवर्टाइज नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जैसे आपने खेती की तो आप उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो अपने लिए भी तो रखते हो। आप थोड़ी भूखे मरना चाहते हो, आप सबका पेट भर के खुद भूखे नहीं रह सकते ना, आपको भी तो कुछ चाहिए। तो आप उसमें से थोड़ा सा सरप्लस निकाल के अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते हो। उसी को हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। If a farmer produces just enough to meet his family needs, then his activity is a non-market activity. और सिर्फ उसकी फैमिली नीड्स तक ही प्रोड्यूस हो रहा है, तब वो नॉन फार्म मार्केट एक्टिविटी है। Similarly, the work of a housewife is a non-market activity. और हाउसवाइफ का वर्क भी नॉन मार्केट एक्टिविटी होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए कर रही होती है, अपनी फैमिली के लिए। Because she is working for the benefit for her family members. अपने फैमिली मेम्बर्स के बेनिफिट्स के लिए तो काम करती है वो। ऐसा तो नहीं है वो पूरे मोहल्ले का, पड़ोसियों का, जितने भी लोग हैं सबके लिए बना दिया, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करती है। अब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के क्या क्वालिटी होती है। लिटरेसी रेट इसकी फर्स्ट क्वालिटी होती है, हेल्थ इसकी दूसरी क्वालिटी होती है, या फिर आप उसको स्किल्स कर सकते हैं जो कि डिटरमाइन करती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी अ लिबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। तो ये एक लाइबिलिटी बन जाती है इकोनॉमी के लिए। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। ये ज़रूरी होता है, एक एसेट हो सकता है उपयुक्त जिनको हम यूज़ कर सके, उसके लिए होते हैं। लिटरेसी और हेल्दी रेट जो होती है पॉपुलेशन की, जो ज़्यादा लिटरेट होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो एक एसेट हो जाती है हमारी इकोनॉमी के लिए, यूज़फुल हो जाती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ अ कंट्री। और लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो होते हैं वो हमारी जीडीपी जो होती है कंट्री की, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है जीडीपी, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं एजुकेशन। हमने देखा था कि एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो ये कैसे होता है, क्या होती है एजुकेशन। एजुकेशन एनहांसेस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। तो ये उसकी एक लिटरेसी लेवल और स्किल लेवल को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इनरिचिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। और ये उसके कल्चर जो होती है सोसाइटी का, उसको भी इनरिच करता है। प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स इन द सोसाइटी इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द इलिटरेट पर्सन्स एज वेल। और एक एजुकेटेड पर्सन के जो प्रेजेंस होती है एक सोसाइटी में, वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि लिटरेट पर्सन को, वो उसको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन अमॉन्ग द पीपल। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स ले रखे हैं ताकि वो एजुकेशन स्प्रेड कर सके लोगों में। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह स्कॉलरशिप्स चल रही है।
गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एसेस टू एजुकेशन, और गवर्नमेंट जो है कोशिश करे कि यूनिवर्सल एसेस कर सके एजुकेशन के लिए। आपको पता होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने सुनी होगी, वो सबके लिए होती है अबव द एज ऑफ 18, और यूनिवर्सल एसेस टू एजुकेशन भी सबके लिए होती है एक पर्टिकुलर एज से एक पर्टिकुलर एज तक। इट ऑल्सो मेक्स वेरियस प्लान्स टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, और ये उसके बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं ताकि वो बच्चों के रिटेंटेशन को बढ़ा सके, रिटेंशन को। स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन गर्ल्स एजुकेशन, और ज़्यादातर ध्यान लड़कियों की एजुकेशन पे दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उन्हें स्कूल जाना भी नहीं दिया जाता था, तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जाने देते हैं। तो उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जाए, उसके लिए किया जाता है। द प्लान आउटले एन एजुकेशन इन द फर्स्ट प्लान वॉज ₹151 करोड़, और जो सबसे पहले जो प्लान था उसमें एजुकेशन के लिए 151 करोड़ रुपीज़ दिए गए थे। इट हैज़ इंक्रीज टू ₹43,825 करोड़ इन द 10th प्लान, और 10th प्लान तक में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप सोच सकते हो पहले 151 करोड़ ओनली, और अब 43,825 करोड़। The expenditure on education was 0.64% on the GDP, और GDP पे वो 0.64% है। इन 1950 to 1951 तक में इतना ही था, and has increased to 3.98% of the GDP in 2002 to 2003, और अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और अब तो और ज़्यादा बढ़ चुका है। Due to constant efforts, the literacy rate has grown from 18% in 1951 to more than 70% in 2011, और इन सारे constant efforts से, इतनी मेहनत के बाद 18% जो हमारी लिटरेसी रेट थी 1951 में, उससे अब जाके 70% बढ़ चुकी है। लिटरेसी रेट इज़ हायर अमॉन्ग मेल्स कंपेयर टू अमॉन्ग फीमेल्स, और मेल्स में यह अभी भी ज़्यादा है फीमेल्स के कंपेरिजन में। Kerala is a state with more than 90% literacy, while some states have a very low literacy level, और अब जो केरला है उसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 90% से भी ज़्यादा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत कम भी होता है लिटरेसी रेट। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान, अब गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया है टू स्प्रेड एजुकेशन टू रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, सबसे गरीब या फिर अनलिटरेट पार्ट तक में भी इसको फैलाया जाए। अंडर दिस प्रोग्राम ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 years ऑफ एज आर गिवन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दी गई है। क्या होती है एलिमेंट्री एजुकेशन? फ्रॉम प्ले स्कूल से लेके आप कह सकते हो 8th क्लास तक आप एलिमेंट्री स्कूल्स में होते हो। Government also provides midday meal in government schools so that children of poor people can attend the school. मिड डे मील्स भी आपने देखा होगा, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि वो गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि गरीब बच्चे भी अटेंड कर सके स्कूल। मिड डे मील हैज़ हेल्प मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल, और बहुत सारे गरीब बच्चों को इसने हेल्प भी किया है बहुत ज़्यादा। द 10th प्लान हैज़ फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 6% to 9%, इतना इसने 10th प्लान में भी कोशिश की। The strategy is to increase access, quality and adoption of state-specific curriculum to motivate enrollment in higher education. तो motivate करना चाहते हैं कि वो enrollment ले, अपने आप को enroll करे higher education में। Vocational courses are also offered and use of information technology is being maximized to attain the goal. आपको पता होगा आपका 9th क्लास से information technology एक सब्जेक्ट जुड़ चुका है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ये सारी चीज़ें हो। द 10th प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कवर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड IT एजुकेशन, इन सब का भी कवर्जेंस उनके पास होना चाहिए। इतने सारे डिस्टेंस एजुकेशन आप पढ़ रहे होगे IT एजुकेशन, अभी तो आप सोचते होगे कि कितना मुश्किल है, लेकिन वो उतना मुश्किल नहीं होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपकी हेल्प करेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जाने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं SSA है क्या, सर्व शिक्षा अभियान क्या है।
is an Indian government program aimed at the universalization of elementary education कि पूरे जितने भी लोग हैं सब एजुकेशन ले, एलिमेंट्री एजुकेशन तो सब ही ले इन अ टाइम बाउंड मैनर, और एक टाइम बाउंड मैनर में, as mandated by the 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to children of ages 6 to 14. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, 86th अमेंडमेंट में लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है. अ फंडामेंटल राइट, जो कि एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि सबको 6 to 14 ईयर्स के एजेस को कंपलसरी है एजुकेशन लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है. द प्रोग्राम वॉज पायोनियर्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, और इसको किसने डाला इस प्रोग्राम को? अटल बिहारी वाजपेयी ने. तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, हिस्ट्री ऑफ SSA, नॉट A. एज एन इंटरवेंशन प्रोग्राम, अब एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में SSA हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2000 to 2001, इसको ऑपरेशनल बनाया गया. However, its roots go back to 1993 to 1994 when the District Primary Education Program was launched. जब DPEP लॉन्च हुआ था उसके वक्त का ही चला गया है. With the aim of achieving the objective of universal primary education, जो कि जिसका एम है universal primary education हो जाए. DPEP over several phases, बहुत सारे phases तक covered 272 डिस्ट्रिक्ट्स इन 18 स्टेट्स ऑफ द कंट्री. 272 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने कवर किया था 18 स्टेट्स में. द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोग्राम वाज शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 85% एक्सपेंडिचर दिया गया, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और इनके पास इन्होंने भी दिया इसमें. द सेंट्रल शेयर वाज फंडेड बाय अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, DFID एंड यूनिसेफ. इन सारे ने भी इसमें फंड दिया, शेयर किया. बाय 2001 मोर देन $1,500 million हैड बीन कमिटेड टू द प्रोग्राम, और $1 पे 1,500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आए हैं इस प्रोग्राम में, कमिट किया उन्होंने. एंड 50 मिलियन चिल्ड्रन कवर्ड इन इट्स एम्बेट, और इसके एम्बेट पे 50 मिलियन चिल्ड्रंस ने कवर भी किया. In an impact assessment of phase 1 of DPEP, the authors concluded that it's met, ठीक है, इन्होंने conclude कर दिया. Nevertheless, they concluded that the investment in DPEP was not a waste, और उन्होंने ये भी conclude किया कि ये एक waste नहीं है, because it introduced a new approach to primary school interventions in India, क्योंकि इसने एक नया approach ही डाल दिया था. The Right to Education Act RTE came into force on 1 April 2010. तो ये एक्ट भी लॉन्च कर दिया गया. Some educationalists and policy makers believe that with the passing of this act, SSA has acquired the necessary legal force for its implementation. तो जो भी एजुकेशनलिस्ट थे और पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने तो यही सोचा. अब देखते हैं हम प्रेजेंट गोल. अब क्या इनके गोल्स हैं SSA के. Its goals of 2015 were to, अब 2015 का हम देख रहे हैं, आप अभी के भी प्रेजेंट गोल्स देख सकते हो नेट पे डाल के. Open new schools in areas which do not have them and to expand existing schools infrastructure and maintenance. नए नए स्कूल्स खोल दिए उन एरियाज़ में जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे, उसके एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस को एक्सपांड किया गया. Address and advocate teacher numbers and provide training or development for existing teachers. और जो इनएडवोकेट टीचर्स थे जो कि सही नहीं थे उनको ट्रेन किया गया, डेवलप किया गया, और अब जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, तो हम अब इनएडवोकेट टीचर्स नहीं देखते हैं. प्रोवाइड क्वालिटी, अब ये प्रोवाइड करती है हमें क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज अ कंप्यूटर एजुकेशन. और अब कंप्यूटर एजुकेशन को भी डाला गया, गर्ल्स वगैरह और जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं उन पे भी फोकस किया गया. एजुकेशन पे अब एलिमेंट्री स्कूल्स के उन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. अब हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हेल्थ पे. A healthy person can fully realize his potential and can be an asset for the economy. अपनी सारी ज़रूरतों को वो पूरी कर सकता है एक हेल्दी पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा इकोनॉमी के लिए. An unhealthy person shall not be able to realize his potential and can be a liability.
और एक अनहेल्दी पर्सन ये नहीं कर सकता है। फॉर द इकोनॉमी वो एक लाइबिलिटी है, बेकार है। The National Health Policy of India is aimed towards improving access to health services and improving nutrition, especially among the underprivileged classes. जो गरीब है, underprivileged है, backward classes हैं, उन सब के लिए स्पेशली ये सब किया गया। The government health system is composed of many tiers of hospitals. अब जो गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम है वो बहुत सारे टायर्स से, बहुत सारे टायर्स मतलब चक्कों से बनी हुई है हॉस्पिटल के। नॉट चक्को, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो आप फेजेस को। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर द बॉटम ऑफ दिस टायर, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है ये इसके बॉटम पे हैं। एंड प्रोवाइड जनरल मेडिकल केयर टू रूरल पीपल, और ये एक जनरल मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है रूरल पीपल को। दिस इज फॉलोड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन बिगर तहसील्स और ब्लॉक लेवल टाउन्स। इन सारी जगह पे इसको फॉलो किया किसने? CHC ने, आप कह सकते हो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को उसके लेवल पे किया गया। फर्दर मेडिकल कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन मेजर सिटीज़ वेयर डॉक्टर्स ऑफ ऑल स्पेशलिस्ट आर प्रेजेंट। तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस को इम्प्रूव किया गया और वहाँ पे अलग अलग स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। द रीच ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज स्टिल टू लिटिल, लेकिन अभी भी बहुत कम है। बट रिडक्शन इन फ्रंट मोरालिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी over the years have shown that the healthcare system has indeed helped in improving the quality of it. ठीक है, अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। हमने देखा कि हेल्थ भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा कांटा है इनके रास्ते में। तो चलिए देखते हैं। When a person is actively seeking a job but is unable to get employed, he is called an unemployed person. जब कोई इंसान बहुत मेहनत से, जद्दोजहद से जॉब पाने की कोशिश कर रहा है, वो एम्प्लॉयड करने की कोशिश कर रहा है खुद को, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन। People in the working age 15 to 59 years only can be termed unemployed if any one of them is without a gainful employment. तो हम उनको तभी अनएम्प्लॉयड कहेंगे 15 to 59 ईयर्स के लोगों को, जब वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, तो उनको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड, जब तक उन्हें एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। एडिशनली इफ अ पर्सन voluntarily does not want to work, he cannot be termed as unemployed. लेकिन अगर एक इंसान को वर्क वहाँ पे नहीं करना है, उसको कोई और जॉब चाहिए, तब हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, वो तो दूसरी जॉब कर सकता है। तो अब हम देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए होता है? ये फार्मर्स के लिए होता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज़, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़्यादातर दिखाई देती है। द फार्मिंग साइकिल इज सीजन बेस्ड, फार्मिंग साइकिल हमें पता है सीजन बेस्ड होता है। देर आर सर्टेन मंथ्स विच आर क्वाइट बिजी फॉर अ फार्म वर्कर, बहुत सारे वर्क ऐसे भी, बहुत सारे मंथ तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। देर आर मैनी अदर मंथ्स व्हेन अ फार्म वर्कर इज़ विदाउट अ वर्क, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंथ हैं, ऐसे बहुत सारे महीने हैं जहाँ पे उनको कोई जॉब नहीं मिलती। अब हम देखेंगे हिडन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लिया, अब हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो मोर प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज़, और ये भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, प्रेवलेंट है, गाँवों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। To understand this, let us take the example of a family with 8 working members. अब हम इसको समझने के लिए 8 working members को देखते हैं। All of them are working on their farm. सब अपने farm पे work कर रहे हैं। All the farm makes it possible to be efficiently managed by 5 persons only. और सबको उन्होंने possible बनाया कि 5 person से ही वो manage कर सके। The extra 3 person are not contributing towards any growth in productivity. और बाकी जो 3 लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे productivity को increase करने के लिए। They are working because they have no other gainful employment. और वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई और अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। Their potential could have given better results if utilized elsewhere. उनके potential जो इनका काम जो है वो अच्छे results दे सकता था अगर वो किसी और जगह पे utilize किए जाते।
Similar situation can also be seen in some family owned shops where all the family members may be working in the same shop but not adding substantially to the output. ऐसा आप देख सकते हो बहुत सारे शॉप्स के फैमिली में भी। आप देख सकते हो एक फैमिली की शॉप है बहुत बड़ी सी, और आपको वहाँ काम करने का मन नहीं है, लेकिन आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही और सारे फैमिली मेम्बर्स कहेंगे कि आप हमारी शॉप में ही काम कर लो। आपको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप कर तो रहे हो, लेकिन आप उतने दिल से नहीं कर रहे हो, आप अच्छा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो यहीं पे आपको देखने को मिल सकता है, नीचे लिखा है एडिंग सब्सटेंशियली टू द आउटपुट। अब हम देखेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब जो पढ़ा लिखा है वो क्यों अनएम्प्लॉयड बैठा है? आपने तो काम है, पढ़े लिखे होने से सब कुछ होता है, पढ़ना लिखना अच्छी बात होती है, वो सबसे बेसिक एसेट होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इज़ वेरी हाई इन अर्बन एरियाज, और ये तो शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। Nowadays, even highly educated youths like graduates and postgraduates are unable to find a job. आजकल तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? Some analysts suggest that most of the highly educated youth do not possess unemployability. तो बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है, but most of the analysts says that it is because of demand supply gap. ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप के वजह से ऐसा हो रहा है। While many technically qualified people are unemployed, लेकिन बहुत सारे टेक्निकली जो क्वालिफाइड लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड है। There are many jobs remaining vacant because of lack properly trained person. बहुत सारी जॉब्स ऐसे वैकेंट जा रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत कमी है अच्छे से प्रॉपरली ट्रेंड इंसानों की। अब हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो टूट जाता है कि अब उसको जॉब मिल नहीं रही, अब वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट कैन बी अ फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेम्बर्स। अब उसके फैमिली मेम्बर्स पे भी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो रही है, अब उसके पास तो जॉब है नहीं, खाना पीना खर्चा कैसे से झेलेगा वो। और इमोशनल ड्रेन, सब रोते रहेंगे कि मेरे बेटे के पास जॉब नहीं है, बेटियों के पास जॉब नहीं है, लोग ऐसा रोते रहते होंगे बस। A large number of unemployed people is ultimately a liability for the society. और बहुत सारे unemployed लोग जो होते हैं वो गरीब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोझ होते हैं सोसाइटी पे। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड कैन ऑल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट। और बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाएगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उससे क्राइम रेट्स बढ़ेंगे। अब आपके पास पैसे कुछ है नहीं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपकी फैमिली भूख से तड़प रही है, तो आप तो चोरी करने का सोचोगे ना, क्राइम्स बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रहिए स्टे ट्यून। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।